नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है। जंगल भी बहुत भारी और घना। नदियां चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जाबूजा खोह और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइए। कहीं रास्ता ना मालूम होगा कि कहाँ से आए हैं और किधर जाना है। बरसात के मौसम में तो अजब कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंगा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, कभी कभी शेर भी दिख जाते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज़्यादा होने के कारण उनके रहने की जगह नहीं बचती और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत दिखते हैं। परिंदों में तीतर बटेर की अपेक्षा मोर ज़्यादा हैं। पहाड़ बहुत सुहावने और हर तरह से देखने के काबिल हैं। उन अय्यारों ने जो चुनारगढ़ से क्रूर सिंह और नाजिम के संग आए थे, शहर में ना आकर इसी दिलचस्प जंगल में अपना डेरा जमा लिया और आपस में तय किया कि सब अलग अलग जाकर अय्यारी करें। ज़रूरत हो तो जंगल जफील बजाकर इकट्ठे हो जाया करें। बद्रीनाथ, जो इन अय्यारों में सबसे ज़्यादा चालाक और होशियार था, उसने राय दी एक बार सभी अलग अलग भेष बनाकर शहर में घुस के दरबार और महल के सभी आदमियों, नौकरानी और बल्कि रानी को भी देखकर पहचान लें। चाल चलन देखकर नाम भी याद कर लें, जिससे वक्त पर अय्यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फ़र्क न पड़े। इस बात को सभी ने माना। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहाँ तक हो सका पहचानवा भी दिया। अय्यार तरह तरह के भेष बदल कर महल में घुस आए। सब कुछ देखभाल लिया, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को ना मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी न था जब तक हर चीज़ से परिचित न हो जाते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए, तब अय्यारी करना शुरू कर दिया। भगवान दत्त चपला की सूरत बनाकर नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे, उसके दरवाजे पर पहुंचकर पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो विजयगढ़ से चपला आई है। सैनिक ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे युक्तियां निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते। उसी वक्त सुरक्षाकर्मी ने आके अर्ज किया, महाराज विजयगढ़ से चपला आई है और ड्योढ़ी पर खड़ी है। क्या हुक्म है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे, खुश हो गए। उसे जल्दी अंदर लाओ। चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देखकर उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी है, सिवाय आपकी याद के और कोई तकलीफ नहीं। हमेशा ये कहती है कि आप बड़े बेमुरव्वत हैं, कभी खबर नहीं लेते। आज घबराकर मुझे भेजा है और ये नाशपातियाँ भी अपने हाथ से छील काट कर आपके लिए भेजी हैं। अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें ज़रूर खाना है। वीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुनकर खुश हो गए। चंद्रकांता का इश्क पूरे उफान पर था, धोखे में आ गए। भले बुरे की तमीज़ न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते? झट नाशपाती का टुकड़ा उठा लिया और मुंह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार, मुंह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेंद्र रुक गए। क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, मैं जाते जाते 1000 बार समझा गया था, अपना सिर मार गया था, मगर आपको याद न रहा। कभी पहले भी चपला यहाँ आई है? आपने खाक पहचाना ये चपला है या कोई अय्यार? सामने लड़की देखी, मीठी मीठी बातें सुनकर बस बहलावे में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुनकर वीरेंद्र सिंह शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से ना तो रहा गया और ना ही जाते बना फंस चुकी थी। झट खंजर निकाल लिया और तेज सिंह की तरफ दौड़ पड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि ये अय्यार है। उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देखकर लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डालकर उठा लिया और फेंकना चाहते थे कि उसकी हड्डी पसली चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज दी, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा।
अय्यारों का काम यही है। छोड़ दो, मेरे हवाले करो। ये सुनकर वीरेंद्र ने धीरे से जमीन पर पटक दिया। तेज सिंह ने जबरदस्ती उसे नाक में दवा ठूस कर बेहोश किया और गठरी बांधकर किनारे रखकर बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया, जो हुआ सो हुआ, अब धोखा मत खाइएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे। इसका कुछ जवाब न दे सके। विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा किया और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जय सिंह ने सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार चिट्ठी देखकर उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगा लिया। अब जो करना है जल्दी करो। इसी तरह से बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह ने उस अय्यार की गठरी पीठ पर लाद कर उसी तहखाने के लिए रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद करके आए थे। तहखाने का दरवाजा खोला। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा अहमद नहर के किनारे सोया है। हरदयाल एक पेड़ के नीचे पत्थर पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह खड़े हुए। क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया है जो मुझे कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती। जैसा अहमद को देखा आपने। आपको सिर्फ एक दिन रोक के रखने का काम था मेरा, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की। माफ़ कीजिएगा। आपको अख्तियार है कि चाहे जहाँ जाएं, मैं आपका ताबेदार हूँ। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है, इसलिए मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूँ। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त रहा हूँ। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में क्या हर्ज है? मैं तो आप हैरान था कि दोस्त को तेज सिंह ने क्यों कैद किया है। पहले तो मुझे ये मालूम ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ कि जीते जी। पर अहमद को देखा तो समझ गया कि तुम्हारी करामात है। मैं तुम्हें अपने लड़के से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। खैर, क्या काम है ये तो बताओ। तेज सिंह ने महाराज जय सिंह की चिट्ठी दिखाई। हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और कहा, पहले अपने कपड़े सहेज लीजिए, ये चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझे मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चल सकूं। नहीं तो वो अय्यार जो चुनारगढ़ से आए हैं विजयगढ़ को गारत कर देंगे। महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके साथ चलकर उन अय्यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक तो जहाँ तक बने आप वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ कीजिए, जिससे महाराज मदद के लिए उनको बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाह हूँ। जो तुमने कहा है उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। तेज सिंह ने अय्यारी की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डालकर अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। चेहरा साफ किया तो पता चला कि वो भगवान दत्त है। अय्यार होने के कारण चुनारगढ़ के सब अय्यारों को तेज सिंह पहचानते थे। वे सब भी उन्हें बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल को साथ लेकर खो के बाहर निकल गए। दरवाजे के पास आए। हरदयाल सिंह से कहा, मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दीजिए, थोड़ी देर के लिए आपको बेहोश करूं, फिर तहखाने के बाहर होश में लाऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं इस तहखाने का रास्ता देखूं तो मैं देखकर क्या करूंगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश कर बाहर लाए। बाहर आके उन्हें होश में लाए और कहा, अब आप अपने कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। हरदयाल सिंह ने महाराज जय सिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने को दिया। जीत सिंह ने खत पढ़ा। महाराज सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़ के बहुत खुश हुए। हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जय सिंह का है, जिसे चाहें बुला लें, मुझे कोई हर्ज नहीं। तेज सिंह आपके साथ जाएगा। ये कहकर अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा ने दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुलाकर समझा बुझाकर दीवान साहब के साथ किया। बड़े साज सामान के साथ ही दोनों विजयगढ़ पहुंचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सारी खबर के साथ सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की। महाराज बहुत खुश हुए। तेज सिंह को उसी वक्त सम्मान देकर
हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त करो और इनकी खातिरदारी और मेहमानदारी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान तेज सिंह को साथ लेकर विदा हुए। एक अच्छे कमरे में उनके रहने की व्यवस्था की। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में उनके लिए एक कुर्सी लगा दी गई। पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है कि महाराज शिवदत्त के यहाँ से जितने भी अय्यार आए थे सभी को तेज सिंह पहचानते थे। अब तेज सिंह को यह जानने की फिक्र थी कि उनमें से कौन कौन से 4 यहाँ आए हुए हैं। इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसे तहखाने में बंद किया था, और शहर से निकलकर जंगल में इधर उधर घूमने लगे। पर कहीं कुछ पता न चला। बरसात का दिन आ चुका था। रात अंधेरी और बदली छाई हुई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी उसी जगह आ पहुंचे। भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, तुम नौगढ़ गए थे ना, खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहां तेज सिंह के कारण कुछ कर न सका। तुम लोगों में से कोई एक आदमी साथ चलो तो काम बने। पन्ना ने कहा, अच्छा कल हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आज चलो, महल में कोई कारनामा करते हैं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा चलो, मगर इस वक्त मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खा लूं तो काम करने का मन होगा। तुम लोग के पास कुछ है तो लाओ। पंडित जगन्नाथ ने कहा, पास में तो जो कुछ है सब बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो खा पी कर छुट्टी करें। अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्ना लाल और भगवान दास रवाना हुए। रास्ते में पन्ना लाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है, हम सभी को पहचानता है, शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने सोचा कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त कहीं ये पहचान न ले। जवाब दिया, कोई जरूरी नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार से पन्ना लाल को शक हो गया और गौर से उसकी सूरत देखने लगे, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सके। आखिर जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे। अय्यार इतने दूर थे कि जफील सुन न सके। तेज सिंह समझ गए कि इसको शक हो गया है। अब देर करने की जरूरत नहीं थी। झट उसके गले में हाथ डाला। पन्ना लाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब भिड़ंत हुई। आखिर तेज सिंह ने पन्ना को पटक दिया और बेहोश कर दिया। असली सूरत बनाकर डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्ना लाल को बंद किया और पहरेदारों को सख्त ताकीद की कि आप उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछाकर सोइए। सवेरे पन्ना लाल को लेकर दरबार की तरफ चले। इधर राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी राह देख रहे थे कि दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर यहाँ तो मामला दूसरा ही था। उन लोगों को शक हुआ कि कहीं दोनों गिरफ्तार न हुए हों, मगर ख्याल न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात वे कुछ न कर सके। सवेरे सूरत बदल कर खोज में निकले। पहले महाराज जय सिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्ना लाल को लिए जा रहे हैं। उन अय्यारों ने साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्ना लाल को दरबार में लेके पहुंचे। देखा कचहरी लगी हुई थी। महाराज बैठे थे। सलाम करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कैदी को सामने खड़ा किया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसे लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज उन 5 अय्यारों में से एक है जो चुनारगढ़ से आया है, गिरफ्तार हुआ है। इसके लिए जो मुनासिब हो हुक्म करें। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगे। तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ अय्यार खां। महाराज उसकी झिटाई पर हंस पड़े और हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। कैदखाने में ले जाकर इसे बंद करो और पहरा बिठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी। कैद खाने की तरफ ले गए। महाराज सिंह ने खुश होकर तेज सिंह को अशरफी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को प्रणाम किया और अशरफियां बटुए में रख ली। राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी भेष बदले हुए दरबार में तमाशा देख रहे थे। जब पन्ना लाल को कैद खाने का हुक्म हुआ तो सब बाहर चले गए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तेज सिंह की सूरत बनाई और राम नारायण और ज्योतिषी जी प्यादे बनकर तेजी से उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्ना लाल को कैद खाने की तरफ ले जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, रुको रुको, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है। मैं इसे अपनी हिफाजत में रखूंगा। प्यादे जानते थे कि तेज सिंह ने ही इसे पकड़ा है। प्यादे जानते थे इसे तेज सिंह ने ही पकड़ा है। वे इनकार न कर सके। उसे तेज सिंह के हवाले किया। नकली तेज सिंह ने पन्ना लाल को
नकली तेज सिंह ने पन्ना को लेकर जंगल का रास्ता लिया। उनके चले जाने का हाल अर्ज करने के लिए सैनिक फिर दरबार में लौट आए। दरबार लगा हुआ था। तेज सिंह अपनी जगह थे। उन्हें देखकर सैनिकों के होश उड़ गए। तेज सिंह ने इनकी तरफ देखकर पूछा, क्या बात है, अय्यार को कैद कराए? सैनिकों ने डरते डरते कहा, आपने तो उसे हम लोगों से ले लिया। तेज सिंह बोले, मैंने क्या किया? मैं तो इसी जगह बैठा हूँ। सैनिकों की जान डर और ताजुब से सूख गई। वे पत्थर की तस्वीर की तरह जस के तस खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, अय्यार चालाकी कर गए। मेरी सूरत बनाकर उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा लिया। महाराज, इन लोगों का कसूर नहीं, अय्यार ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं। तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन सैनिकों का कसूर माफ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का दुख बहुत देर तक करते रहे। बद्रीनाथ पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे उसका हाल पूछा। उसने सारा हाल कह डाला। इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने पकड़कर कहीं छिपा दिया है। ये सोचकर सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल से पता तो कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ हैं। रमल फेंका, कुछ गिना और कहा, बेशक भगवान दत्त को तेज सिंह ने ही पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खोह में कैद है। उन सभी ने उस खोह का रास्ता लिया। ज्योतिषी बार बार रमल फेंकते, विचार करते उस खोह तक पहुंच गए और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा सामने फाटक है, मगर ये मालूम नहीं पड़ा कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, ये दरवाजा एक तिलिस्म के साथ है। रमल तिलिस्म में कुछ नहीं कर सकता, इसे खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। एक दिन तेज सिंह बालादवी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन का था। घूमते फिरते दूर निकल गए। देखा पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा था। सामने एक बारहसिंगा मरा पड़ा था। उसकी चारों तरफ आग सुलग रही थी। पास जाने पर देखा कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने कहा, आओ भाई, तुम तो विजयगढ़ ऐसे गए कि खबर ही न ली, एकदम ही भूल गए। तेज सिंह ने हंसकर कहा, विजयगढ़ में आपका ही काम कर रहा हूँ। कुमार ने पूछा, कहो, चंद्रकांता से मुलाकात हुई थी? तेज सिंह ने कहा, इधर जब से गया हूँ इस बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक नहीं पहुँच पाया। रास्ते में ही मेरी सूरत बनाकर उसके साथी अय्यारों ने उससे छुड़ा लिया। अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कुमार ने कहा, वे बड़े शैतान लोग हैं। तेज सिंह ने कहा, और तो जो है सो है। बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से इन लोगों के साथ आया है। वो बहुत चालाक है, मुझको उसी का खौफ है। खैर, देखा जाएगा, क्या हर्ज है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं? कुमार ने कहा, मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने निकला था। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ न लगा। अंत में ये बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने इसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। इसने बहुत हैरान किया, संगी साथी सब छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए सोचा कुछ गोश्त भून के खा लेता हूँ। इसी फिक्र में बैठा था कि तुम दिखाई पड़े। तुम ही भूनो। मेरे पास कुछ मसाला था तो मैंने धो धाकर इन टुकड़ों में लगा दिया है। तैयार करो, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने गोश्त तैयार किया। एक सोते के किनारे जहाँ से साफ पानी निकल रहा था, दोनों खाने लगे। वीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ पोंछ कर खाते। तेज सिंह ने कहा, मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने कहा, फीका ही अच्छा मालूम होता है। वीरेंद्र सिंह ने 2-3 टुकड़े खाया, चुल्लू भर पानी पिया और कहा, बस मेरी तबीयत भर गई है, दिन भर से भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाइए ना खाइए, मैं तो खाऊंगा, बहुत अच्छा स्वाद है। खूब खाया और हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए आपको नौगढ़ पहुंचा दूं, फिर वापस आऊंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, चलो। घोड़े पर सवार हुए। तेज सिंह पैदल ही थे। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, न जाने क्यों मेरा सिर घूम रहा है। कुमार ने कहा, तुमने मांस ज्यादा खा लिया, लगता है उसकी गर्मी है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खा के गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह झट घोड़े से कूदकर तेज सिंह के हाथ पैर कसे, उसकी गठरी बनाई और पीठ पर लाद ली। घोड़े की बाग थाम कर विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से सीटी बजाई। थोड़ी ही देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, रामनारायण और ज्योतिषी जी आ पहुंचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह बद्री, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बड़े जबरदस्त को भांसा है। क्रूर सिंह भी खुशी के मारे उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी अपनी पीठ पर लादी और अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर चुनारगढ़ का रास्ता लिया।
तेज सिंह रोज महाराज जय सिंह के दरबार में जाते और सलाम करके कुर्सी पर बैठ जाते। महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी तो हरदयाल सिंह से पूछा, तेज सिंह नजर नहीं आता, क्या तुमसे मुलाकात हुई? दीवान ने कहा, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात न होने पर नौकरों से पूछा। सबने कहा, कई दिनों से यहाँ नहीं है, हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न चला। दीवान हरदयाल सिंह बहुत हैरान थे। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे, क्या किया जाए? अगर तेज सिंह का पता न चला तो बड़ी बदनामी होगी। बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए भेजा। अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेज दी। चिट्ठी ले जाने वाले को ताकीद की कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वो आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ पहुंचा। दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तला दी। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा। उसने सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से पढ़ा। यकीन हो गया कि तेज सिंह अय्यारों के हाथ पकड़े गए हैं। ये जवाब लिखकर कि वो यहाँ नहीं है, आदमी को विदा किया। जासूसों को बुलवाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज, कल विजयगढ़ के दीवान के यहाँ से एक आदमी पत्र लेकर आया था। पूछा है तेज सिंह नौगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि वो विजयगढ़ में कई दिनों से नहीं है। मैंने जवाब दे दिया है कि यहाँ नहीं है। महाराज को ताजुब हुआ। दीवान से पूछा, तेज सिंह यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं, कहाँ चला गया? अय्यारों के हाथ पड़ गया क्या? दीवान साहब ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो अय्यारों के हाथ गिरफ्तार हो गया है। जो होगा 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह दरबार में राजा के दाहिनी तरफ की कुर्सी पर बैठे बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो तेज सिंह का पता लगाने जाऊं? दीवान जीत सिंह ने कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जवां मर्दी में कोई शक नहीं है, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम अय्यारी है और अय्यारों के हाथों फंस गया है, आप परेशान हों इसकी क्या जरूरत है? आप तो ये जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवाय कैद करने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ पड़ गया है तो कैद होगा, छूट जाएगा। वो अपने फन में बड़ा माहिर है। सिवाय इसके जो अय्यारी का काम करेगा, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी फंसेगा ही। 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच अगर वो ना आया तो फिर जो आपको करना है कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है। ये सोचकर कि वो चालाक है, छूट आएगा, खोज ना की जाए, ये ठीक तो नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत उससे ज्यादा है, इसलिए आपको ख्याल भी ज्यादा है। खैर, बाद में देखा जाएगा। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने ही भेज दो। दीवान साहब ने कहा, कई जासूसों को भेज चुका हूँ। राजा और कुंवर वीरेंद्र सिंह चुप रह गए, मगर इस बात का ख्याल किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में जय सिंह ने हरदयाल से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता चला? दीवान साहब ने कहा, यहाँ तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हूँ। मैंने वहाँ भी आदमी भेजा है, आता होगा, सब मालूम हो जाएगा। ये बातें हो रही थी कि खत लिए वो आदमी आ पहुँचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और अफसोस के साथ कहा, महाराज, नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। ये उनके पिता जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसे पता लगाने के लिए कुछ फिक्र की गई है या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हाँ, जासूस तो भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का अफसोस था। दरबार बर्खास्त करके चले गए। बातों में महाराज ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया। किस्मत का फेर इसी को कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा रखी है। मदद के वास्ते एक तेज सिंह आया था, सो कई दिनों से उसका भी पता नहीं। अब मुझे उसके लिए भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह की चाल चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी का ख्याल करता हूँ तो तबीयत उमड़ आती है। बड़ा लायक लड़का है, उसके चेहरे पर उदासी तो कभी नहीं देखी थी। महारानी ने तेज सिंह के हाल पर अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला वहीं खड़ी थी। हाल सुनकर चंद्रकांता के पास पहुंची। तेज सिंह का हाल कहना चाहती थी, कुछ कह न सकी। चंद्रकांता ने पूछा, क्या है रे, इस वक्त तेरी अजब हालत है, कुछ बोल तो। इस बात का जवाब देने के लिए चपला ने मुंह खोला ही था कि उसका गला भर आया। आंखों से आंसू टपक पड़े, जवाब न दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताजुब हुआ। तू क्यों रोती है, कुछ बोल तो। आखिर चपला ने अपने आप को संभाला। महाराज की जबानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वीरेंद्र का आना मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक सहारा था। इतना कहा और जोर से रोने लगी। उसकी इस हालत से चंद्रकांता समझ गई कि चपला तेज सिंह को चाहती है। तेज सिंह और चपला की हालत पर उसे बहुत अफसोस हुआ।
फिर चपला से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र कर रही हो? रोने से छूट जाएंगे, तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ही कुछ करूं। चंपा वहीं बैठी थी, अफसोस भरी बातें सुनकर बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह को खोज लाऊं। चपला ने कहा, अभी तू इस लायक नहीं है। चंपा बोली, क्यों? क्या मैं अय्यारी नहीं कर सकती? चपला ने कहा, अय्यारी कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे अय्यार को पकड़ लिया है, वो तेरा क्या करेंगे? हाँ, मुझे राजकुमारी हुक्म दें तो मैं जाऊं। चंद्रकांता ने कहा, हुक्म की क्या जरूरत है? तेरी मेहनत से अगर वे छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहेगी। अब तू देर मत कर, जा। चपला ने चंपा से कहा, देखो मैं जाती हूँ, अय्यार बहुत से आए हुए हैं, ऐसा न हो मेरे जाने के बाद नया बखेड़ा मचे। तू होशियार रहना, अगर तुझसे कुछ भूल हुई तो राजकुमारी पर आफत आ जाएगी, मैं जन्म भर तेरा मुंह न देखूंगी। चंपा ने कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं बराबर होशियार रहूंगी। चपला ने अपने अय्यारी का सामान लिया, कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर और कपड़े लेकर तेज सिंह की खोज में चल दी। आगे क्या होगा? चपला तेज सिंह को दुष्ट अय्यारों से छुड़वा पाएगी या खुद भी कैद होकर रह जाएगी? जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा कल का भाग। नमस्कार।